विशिष्ट ऊष्मा लेकर specific heat. यानी यस अब पहले आपके माइंड में तो ये सेटअप हो गया ना, किसी भी वस्तु को अगर हीट दिया जाएगा, ऊष्मा दिया जाएगा, यस तो अगर उसके ताप में तो वही विशिष्ट ऊष्मा जनरेट होगी। अब आप देखो, अब आपको पता है कि नेचर के अंदर जितनी भी वस्तु पाई जाती है वो वस्तुएं तीन भौतिक अवस्था में है। एक ठोस और तीसरा गैस। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बात तुम 9-10 में नहीं पढ़े हो, इसलिए अब यहाँ से थोड़ा बदलाव शुरू होगा। ठोस, द्रव, गैस। तो नेचर में जितनी भी वस्तुएं ठोस और द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, सुनाई दे रहा है, पाई जाती हैं, उन वस्तुओं में केवल एक ही प्रकार की विशिष्ट ऊष्मा है। कंसंट्रेशन के लिए ध्यान से फिर से सुनो। नेचर में जो भी वस्तुएं सॉलिड और लिक्विड स्टेट में होती हैं, उनमें केवल एक ही प्रकार की विशिष्ट ऊष्मा है। लेकिन जो वस्तुएं गैस अवस्था में है उनमें एक विशिष्ट ऊष्मा नहीं होती। अब कौन सी दो होती है, क्यों होती है, अभी पढ़ेंगे तो जानेंगे। लेकिन पहले अभी मैं तुमको 9-10 वाला ही ले रहा हूँ। सॉलिड और लिक्विड, यानी कि अगर कोई वस्तु ठोस अवस्था में है अथवा द्रव अवस्था में है, तो इनके पास केवल एक ही प्रकार की ऊष्मा, अर्थात उसके टेम्परेचर में बदलाव खाली एक प्रकार से ही किया जा सकता है। यानी उसमें टेम्परेचर बदलने का दो रास्ता नहीं है, केवल एक रास्ता है। इसीलिए ठोस और द्रव की विशिष्ट ऊष्मा केवल एक प्रकार की होती है। अब तो पहले हम लोग जो विशिष्ट ऊष्मा डिराइव करने जा रहे हैं वो सॉलिड और लिक्विड के लिए कर रहे हैं। यानी दोनों में एक ही प्रकार की है और दोनों में एक ही सूत्र अप्लाई होगा। आओ देखो, जैसे हमने मान लिया कि मानो m द्रव्यमान का या कोई एक ठोस पदार्थ, और अब इसमें देखो ये एक पात्र है जिसमें हमने द्रव भर रखी है, और मान लिया कि द्रव का भी द्रव्यमान। अब तुम लोग जानते हो कि प्रकृति के अंदर जितनी भी वस्तु दिखाई दे रही है, हर वस्तु का ताप वातावरण के ताप के बदलने के अनुसार बदलता और घटता बढ़ता रहता है। जैसे इस समय ठंडे का समय चल रहा है, आप कोई भी चीज छुओ ठंडा लगेगा। लेकिन गर्मी के दिन में यही रहेगा बेंच, यही रहेगी बिल्डिंग, तुम भी यही रहोगे। लेकिन तब तुम कह रहे होगे कि हमको गर्म लग रहा है। तब अपनी लकड़ी को छुओगे, दीवार को छुओगे, तो हर वस्तु तुमको गर्म लगेगी। इससे ये पता चलता है, अभी थोड़ी देर में कैलोरी मापी का सिद्धांत बताऊंगा, तो ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी पहले समझ लो। इससे ये पता चलता है कि वातावरण अगर गर्म होगा तो वस्तु गर्म होगी, वातावरण अगर ठंडा होगा तो वस्तु ठंडा होगी, और वही कहलाएगी उसका प्रारंभिक ताप। तो मान लिया कि हमारे इस ठोस का प्रारंभिक ताप T1 है, और इस द्रव का भी मान लिया T1 है, क्योंकि आज के डेट में तुम पानी छुओ तो पानी ठंडा लगता है, बिल्डिंग छुओ वो भी ठंडा लगता है, क्योंकि
उन दोनों का टेम्परेचर वायुमंडल के टेम्परेचर के बराबर होता है। इसीलिए कोई भी वस्तु नेचर में रखी गई है तो उसका इनिशियल टेम्परेचर यानी कि प्रारंभिक ताप वायुमंडल के ताप के बराबर होता है। अब जैसे इन्होंने स्वेटर पहना है, अगर मैं इनके स्वेटर का ये बाहरी स्तर छूंगा तो वो भी हमको ठंडा ही लगेगा। जैसे इस समय रजाई में सो रहे हो तुम लोग, तो रजाई का ऊपरी सतह ठंडा रहता है और भीतरी सतह गर्म है, क्योंकि वो तुम्हारे बॉडी के टच में है। तो भीतरी सतह का तापमान तुम्हारे शरीर के तापमान के बराबर है। अभी अभी देखो मैंने हाथ से अपने ही हाथ को छुआ है, तो मुझे ऐसा लगा है कि मेरा ये हाथ बड़ा ठंडा है। अब सोच लो, ये भी हाथ मेरा ही है, ये भी मेरा ही है, लेकिन ये मुझे ठंडा लग रहा है। इसको छू रहा हूँ तो अब ये गर्म लग रहा है। इससे समझ में आ गया? तो चलो बेटा, अब हम देखो, इसको हमने हीट करने के लिए क्यों ऊष्मा प्रदान किया? तो गर्म करने पर बोलो अब इसका ताप बढ़ेगा, तो इसका ताप T1 से बढ़कर T2 हो गया। वैसे ही पानी का भी कह दिया, बढ़कर T2 हो गया। तो तुमने कहा था अगर ताप बदलेगा तो वही विशिष्ट ऊष्मा पैदा होगी। तो चलो पता लगा है कि ये दी गई ऊष्मा किस किस बात पर निर्भर है। तो बात बनी ना? मानो किसी तो दी जाने वाली ऊष्मा किस पर डिपेंड करेगी? आओ पता करें, एक एक करके पता करें। अब तुम लोग अनुभव करो, अगर मैं पानी कम लूं तो बोलो जल्दी गर्म हो जाएगा, और ज्यादा पानी लूं तो क्या फर्क पड़ा कम पानी लेने और ज्यादा लेने में? बोलो कम लिए तो द्रव्यमान कम और ज्यादा लिए तो ज्यादा। अब एक दिन का मैं घटना बता रहा हूँ, और ये घटना तुम्हारे साथ भी है, और तुम भी ऐसी बेवकूफी वाली हरकत करते होगे क्योंकि साइंस अप्लाई नहीं करते। अब एक दिन की बात है, इसी ठंडी की, हमारे घर की बात है, मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ। इस समय हमारे यहाँ गौशाला में रोज लकड़ी गोईठा जलाया जाता है गाय के कमरे को गर्म रखने के लिए, गाय को ठंडी रखने। और उसमें 3 लोग रहती हैं, नंदिनी, माहेश्वरी और टिंकल, और टिंकल के सन डॉटर्स। टिंकल है हमारी कुटिया का नाम। तो ये 3 लोगों के लिए जो गौशाला है उसमें ये तीनों यानी टिंकल के 4 बच्चे हैं, पप्स, और नंदिनी हमारी गाय का नाम है, और गाय की जो बिटियां हैं उनका नाम है माहेश्वरी। तो ये लोगों के लिए गर्म करने के लिए रखा जाता है। अब पिछले संडे अगर आपको याद है तो पिछले संडे को बहुत ठंडी थी। तो जो हमारी छोटी वाली बच्ची है शैलोनिया, उसका आइज यानी विजन अब साइंस का बन चुका है और हर जगह तर्क वितर्क करती रहती है। तो उनकी मदर ने कहा कि बेटा एक भगोना बोलते हैं बड़े से पात्र को, तो आप भी जानते होंगे भगोना, उसमें भर करके उसी पे रख दिया जाए तो पानी गर्म भी हो जाएगा और गौशाला में अतिरिक्त हमको गैस पे जलाना नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसा कहा। तो जब मैं भी वहीं पे था तो सलोनी ने कहा कि मम्मी उतना ही पानी गर्म हम आपको 2 मिनट में करके दिखा सकते हैं। अब मम्मी और इनमें बातचीत हो रही, तो सलोनी हमारी देख के हंसने लगी। तो उनकी मम्मी कह रही है हंस रही है, कैसे कर सकती है 2 मिनट में इतना पानी गर्म?
हमने कहा वही बताएगी ना कैसे करेगी, सुनिए और देखिए कि आपकी बच्ची पढ़ती है कि नहीं पढ़ती। तो अब हम उनकी मम्मी से कह रहे हैं कि आप देखिए कि आपकी बच्ची पढ़ती है कि नहीं। तब वो हमारी ओर देखने लगी, तो हम कहे कि हाँ बताओ इनको कैसे कर सकते हो। कि पापा हम एक कटोरी पानी ले लें और उसको गैस पे रख के बॉयल कर लें। तो एक ही कटोरी लेंगे तो उसमें 10 या 15 ग्राम पानी आएगा और हम लिटिल हीट दे करके उसको 100 डिग्री ले जाएं, क्योंकि पानी 100 डिग्री पर बॉयल होता है। तो 100 डिग्री ले जाएं और फिर उसमें डाल दें, तो ये हाई टेम्परेचर है, वो लो है और कैलोरी मापी के सिद्धांत अनुसार मेंटेन हो जाएगा। तो हमने कहा भाई आपको समझ आ गया? तो कहे हाँ समझ आ गया। तो हमने कहा ये वही प्रोसेस है जैसे आपको मैंने बताया है कि दाल कुकर में मत बनाइए, तो आप किसी पात्र में दाल बनाती हैं, तो हमने कहा था कि दाल का जब पका जाए यूरिक एसिड निकाल दीजिए। तो फिर कटोरा में पानी रख करके अब उसको आर्टिफिशियल कुकर बना दीजिए। आप लोग को भी गैस वाले तो उस तरह बना दीजिए, दाल भी आपकी जल्दी पक जाएगी और आपका दाल एकदम बढ़िया होगा। तो कहे हाँ। तो तब फिर जब कर दी तो फिर हमारे पास उनकी मम्मी आई तो कही कि अब हम मान लिए कि अब हमारी सलोनी का दृष्टिकोण बदल गया है। हमने कहा हाँ कभी तो क्लास में अच्छा नंबर ला रही है। अभी पिछले दिन आपने देखा होगा वो उस दिन जब वो बोल रही थी भाषण में, उसने कहा एक बार कि मेरे पापा कभी नहीं कहते कि बेटा तुम कम नंबर लाए तो क्यों कम नंबर लाए, क्योंकि हम हमेशा हर बच्चे को कहते हैं कि बेटा अगर नंबर कम आ रहा है तो ये अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं है। क्यों? ये देखो वो इशू नहीं बन गया कैसे कम नंबर ला दिए, डांटो मारो, ये कोई जरूरत नहीं। क्योंकि अगर नंबर कम आता है तो ये बड़ी खुशी का विषय है। ये खुशी का विषय उनके लिए है जो पढ़ना चाहते हैं। एक कटोरी पानी को हम करके एक बाल्टी में मिला दें तो भी हमारा पानी गर्म है। यदि हमने साइंस यूज कर लिया तो पूरा एक डबची पानी रखते और फिर गर्माते तो इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम। ईंधन भी ज्यादा खर्च होगा। तो ये हुआ अनपढ़ दिमाग, एक हो गया पढ़ा लिखा स्मार्ट दिमाग। तो आज के डेट में पढ़ा लिखा दिमाग चाहिए लेकिन साथ में स्मार्ट दिमाग भी चाहिए। यानी स्मार्ट दिमाग कब बनेगा? कोई कॉन्सेप्ट पढ़ के जब अप्लाई करेंगे, मतलब कोई विचार सिद्धांत थ्योरी पढ़े और उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो दिमाग स्मार्ट होगा, और नहीं उतारेंगे तो स्मार्ट नहीं होगा। जैसे हिंदी वाले मैम पढ़ा रही हैं तो अभी मैं ऊपर आ रहा था तो फिर आवाज़ सुना तो ये आवाज़ कहीं और से नहीं आई, और पढ़ा पर दिमाग को यूज नहीं किया, क्योंकि पढ़ने के बाद शांत होना पड़ता है पढ़े हुए ज्ञान को सेव करने, और पढ़ने के बाद फिर बोलना शुरू कर दिया, अब वो बिना सेव हुए गायब हो गया। क्यों? जैसे मोबाइल में कोई टाइप कर रहे हो, सेव नहीं किए तो बोलो फिर से लिखना पड़ेगा ना, सेव करिए तो अब उसके आगे। इसलिए पढ़ाई खत्म हुई, टीचर अभी निकले भी नहीं तो बतियाना शुरू कर दी जैसे कुछ की आदत है। सब ऐसे नहीं है, जानते हो ना, गंदगी सब नहीं फैलाते, एक ही तो फैलाते, और एक बोलता है तो उसको दूसरा भी सोचता है इससे हम कम है क्या, वो उससे भी ज्यादा तेज बोलता है, क्योंकि उसको लगता है कि हम इससे ज्यादा बोलेंगे तो मेरा नाम हो जाएगा। और वो दोनों का मिश्रण है। इसलिए पढ़ने के बाद जब टीचर निकल रहा है तो उतना सोच के कंसंट्रेट हो गए तब ना सेव होगा, और सेव हुआ नहीं, चिल्लाने लगे। कुल पढ़ाया 40-50 मिनट, इस समय तो 80 मिनट का 2 पीरियड चल रहा है, 80 मिनट की पढ़ाई खत्म, जहाँ पे भी वहीं। तो ये स्मार्ट पढ़ाई नहीं है, तो ये आपको सोचना होगा। ये हमारे कहने से नहीं बनेगा, लेकिन मैं कहूँगा भी नहीं तो नहीं बनेगा। जब तक विचार को अपने दिमाग में जगह नहीं दिया जाएगा वो नहीं बदलेगा।
ऐसा है बेटा, आगे देखो। तो बेटा हमारे इस डिस्कशन से तुम ज्यादा करीब हो गए हो कि अगर हम वस्तु कम द्रव्यमान की लेंगे तो उसको कम ही ऊष्मा देने से गर्म हो जाएगा। जैसे इतना बड़ा मार्कर है, इसको गरमाना चाहे तो कम ऊष्मा चाहिए, लेकिन इसका इतना बड़ा मार्कर लेंगे या इतना बड़ा छड़ लेंगे, बोलो ज्यादा चाहिए और बड़ा लेंगे। उसी तरह पानी कम मात्रा में लोगे तो जल्दी गर्म होगी, ज्यादा लोगे और ज्यादा चाहिए ऊष्मा। इसका मतलब पहली निर्भरता हम लोग ने डिस्कस कर लिख दिया। पहला फिर लिखिए द्रव्यमान सही है। बोलो ये ऊष्मा दे रहे हो ना? बताओ दी जाने वाली ऊष्मा द्रव्यमान के समानुपाती है। कम द्रव्यमान तो कम अधिक द्रव्यमान बोलो समानुपाती है। आप पता लगाएं दूसरा किस पर निर्भर करेगी। बताओ हिट करोगे तो टेम्परेचर T1 से लगातार बढ़ता जाएगा, तो इसमें से इसको घटाओगे तो बोलो तापमान आ जाएगा। तो अगर हम ताप में कम बदलाव करना चाहें तो बोलो कम गरमाना होगा, अधिक बदलना चाहें तो बोलो तापांतर पर भी डिपेंड होगा। जैसे कभी क्या कि अभी तो पानी कम गर्म है, तो और गर्म होगा तो और गर्म यानी ताप और बदलेगा। तो बोलो दूसरा किस पर निर्भर किया? तापांतर डेल्टा टी। बोलो ये भी समानुपाती है। Q प्रोपोर्शनल टू T। अब देखो तो हमने इस वस्तु को ऊष्मा दिया तो हमने देखा दो ही खाली डिस्कशन में बन पा रहा है। एक मास पे डिपेंड कर रहा है, एक टेम्परेचर डिफरेंस पर कर रहा है। अब इसके अलावा तो कोई डाटा यहाँ नहीं दिख रहा। तो बोलो अब इन दोनों को एक लाइन में लिख सकते हैं। तो Q प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा। अब तुम लोगों ने एक चीज अनुभव किया होगा कि अगर हम भिन्न भिन्न वस्तु को गर्म करें तो सभी वस्तु एक जैसी गर्म नहीं होती। जैसे ये लोहा है, अब इसकी जगह लोहा को लेके तांबा ले लें या चांदी ले लें, बताओ गर्म तो सभी होंगे। लेकिन तुम लोग कक्षा 6 से 9 तक पढ़े हो कि चांदी सबसे ज्यादा सुचालक होती है। अगर चांदी पहले गर्म हो जाएगी, बोलो तांबा अब उसके बाद, लोहा गर्माने में सबसे ज्यादा समय लगेगा। इसका मतलब कि तीनों का नेचर अलग है। इसका मतलब हर पदार्थ की अपने अंदर से उष्मा को जाने देने का जो गुण है, प्रॉपर्टी है, वह अलग है। लेकिन एक का तो निश्चित रहेगा, उसी को हम नियतांक कहेंगे। अब देखो समानुपाती हटा के बराबर लगा दिया तो एक स्थिरांक देंगे। अब यहाँ पर स्थिरांक S है। अब यहाँ लिख दिया जहाँ S एक स्थिरांक और इसी स्थिरांक को बेटा उस पदार्थ की विशेष ऊष्मा है। तो अब बताओ, अब इसके नीचे ना लिख क्या लिख रहा हूँ। तो अब अगर हमें विशिष्ट ऊष्मा निकालनी है तो बताओ S बराबर करेंगे तो ये इधर भागा हो जाएगा। तो बोलो क्या बन गया? आ गया विशिष्ट ऊष्मा। और ये विशिष्ट ऊष्मा किसमें लगेगी? और तो उसका भी सवाल है, तो इसी सूत्र से लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इन दोनों में एक ही प्रकार एक ही तरह से किया जाता है। जानते हो क्या? जहाँ Q है दी गई ऊष्मा,
एम है द्रव्यमान और साथ में किया गया परिवर्तन। आ गया बेटा? जल्दी करो तो परिभाषा बनाते हैं। तुम लोग को तो परिभाषा बनाने अब आ चुका है, आराम से देखो। लिख दिया परिभाषा के। बताओ जो घटा के नीचे होगा उसे यहाँ देखो। अब हमने लिख दिया कि हम जानते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा बटे द्रव्यमान गुणे तापमान। बोलो जो घटा के नीचे उसे तापमान। तो यदि द्रव्यमान इकाई ग्राम हो, सीरियस में लोगे तो किलोग्राम, इसी में बोलो तापांतर। तो बताओ क्या अब हम लोग इसे H बराबर Q बटे 1 into 1 तो S बराबर Q। बोलो ये विशिष्ट ऊष्मा है, ये दी गई ऊष्मा, यानी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा यदि उसका द्रव्यमान और टेम्परेचर। अब यहाँ से शुरू हो जाओ। इकाई किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड के ताप में इकाई डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है। हाँ आकाश बोल कैसे हो? यदि इकाई मीटर द्रव्यमान मीटर नहीं है किलोग्राम, इकाई किलोग्राम द्रव्यमान का एक ताप पर 1 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन करने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। विशिष्ट ऊष्मा। आगे सब कोई प्रॉब्लम? नो सर। बता लेंगे? यस सर। आप बताइए कैसे? इकाई किलोग्राम में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को ऊष्मा कहते हैं। चलिए अब आप पहले फिर से सीखिए। परिभाषा बनाने में कोई मेहनत नहीं होता, बस आप घबराते हो, अतः आप लोग खंड का पिंड बोलते हो। यहाँ जो लिखा है उसको पढ़ो ना, क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है इकाई किलोग्राम। अब किलोग्राम इकाई है द्रव्यमान की, तो इसको तो पढ़े नहीं, बस आगे बोलते चले। इकाई किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड। अब ये है ताप के ताप में इकाई डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, ये डेल्टा लिखा हुआ है। बोलो ये परिवर्तन को इंडिकेट करता है। तो इकाई डिग्री सेंटीग्रेड ताप में परिवर्तन करने के लिए, अब बोलो ताप बदलना चाहते हो तो ऊष्मा दिए बिना के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अब फिर से एक बार शुरू। इकाई किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड के ताप में इकाई डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। अब आप बताइए। इकाई किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को 1 डिग्री सेल्सियस का ताप में परिवर्तन करने के लिए जिसमें जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही उसका विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो ये तरीका होता है, घबराहट नहीं। उसमें सब लिखा रहता है। जब खड़े होके अपने पैरों बोलोगे तो थोड़ी गलतियां होंगी, फिर गलतियों को ठीक करोगे बस पक्का आ जाएगा एकदम से। देखो इन्होंने तुमसे ज्यादा बढ़िया बताया। क्लियर हो गया? ओके अब आ गया सबको? देखिए
यूनिट में एक बार MKS या SI सिस्टम में बन जाएगा और एक बार CGS में। इन MKS सिस्टम बताइए H बराबर Q अपॉन L तो आपको अभी दूसरे लेक्चर में Yes, sir. कि ऊष्मा की इकाई MKS में किलोग्राम है, द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। अब विशिष्ट ऊष्मा की इकाई आ गई अब ले लें CGS सिस्टम। Yes, sir. इन CGS सिस्टम बोलो CGS में आप पढ़े थे ऊष्मा कैलोरी Yes, sir. द्रव्यमान डिग्री सेल्सियस। तो कैलोरी पर प्रति ग्राम ग्राम सेंटीग्रेड। तो ये CGS में यूनिट आ गई और ये MKS में आ गई। Yes, sir. इसके Yes, sir. तो ये दोनों पद्धतियों में यूनिट आ गई। अब डायमेंशन बोलिए S। अभी मैं कल ही या परसों पढ़ाते हुए कह रहा कि बेटा ऊष्मा ऊर्जा होती है। Yes, sir. तो आप ऊर्जा की बीमा जानते ही अभी कल ही कर रहा था कि 5 लोग इसका डायमेंशन Yes, sir. उसको डायमेंशन की समस्या करता हूँ। बोलो द्रव्यमान की इकाई M यानी द्रव्यमान की डायमेंशन राइट और टेम्परेचर का तो बोलो M से M कैंसिल हो। चाहे इसी कौन चाहे तो M पावर नॉट Not and power. L स्क्वायर Yes, sir. अब आइए कारणों को डील करने के लिए 2-3 इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करेंगे। Yes, sir. अब आइए अब विशिष्ट ऊष्मा के बारे में 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें। Yes. पहला सवाल देखो, विशिष्ट ऊष्मा सबसे कम विशिष्ट ऊष्मा होती है बालू की और नमक की। Yes, yes. इसकी ध्यान से सुनो। इसीलिए देखना तुम्हारे गांव में दाना भूजने वाले जो व्यक्ति होते हैं Yes, sir. या सड़क पर देखे होंगे ठेला पर दाना Yes, भूजते sir. हैं Yes, sir. वो या तो बालू का प्रयोग करते या हैं नमक का प्रयोग या नमक का। Yes, sir. और देखना इसको गरमाने के लिए ध्यान से सुनो, एक एक शब्द को ध्यान से सुनो। इसे गरमाने के लिए वो लकड़ी कोयला गोईठा गैस का इस्तेमाल नहीं करते। Yes, sir. भरसाएं जानते हो गाँव में बोलते हैं। Yes, sir. देखना वो खर पतवार बीन के आएंगे और भरसा में से झोंक देंगे और झोंकते ही बस तुरंत दाना भोजना चालू। Yes, sir. क्यों? क्योंकि जैसे उन्होंने झोंक दिया, बताओ उनको ईंधन जलने से उष्मा मिलने लगी। Yes, sir. तो बताओ विशिष्ट अभी यहाँ पर लिखे थे, अभी दिख रहा है, देखिए बताओ S बराबर क्यों आया था कि नहीं आया? Yes, sir. तो विशिष्ट ऊष्मा कम तो उष्मा चाहिए कम, इसलिए खटाक से वो गर्म हो गया। Yes, sir. देख रहे हो ना? Yes, sir. अब इसके नीचे देखो लिखा हुआ है M डेल्टा T
बताओ ये इसके व्युत्क्रमानुपाती आती है। यस सर। अगर ये कम हुआ तो ये हो गया ज्यादा। तो इसलिए देखना बालू गर्म फट से गर्म। यस सर। अब दाना बुझाई चालू। यस सर। अब आते हैं इस पर पहला सवाल। गर्मी के दिन में अगर कोई गांव के लोग नदी के किनारे रहते हैं तो देखना गर्मी के दिन में 8 बजे के बाद, सवेरे 8 बजे कह रहा हूँ, यस सर। 8 बजे के बाद वो नदी की ओर जाना बंद कर देंगे। यस सर। अब इधर देखो, पहले हमारी 2 रिश्तेदारियां गाजीपुर में हैं। एक बहन, 2 बहनें हमारी हैं, तो छोटी वाली, वो दोनों बहनों की शादी हमने गाजीपुर में करी है। तो एक बहन बनारस में है, 3 बहनें हमारी हैं। तो उनके यहाँ जब जाना होता था वो जरूरत के अनुसार ऑन ऑफ किया करती है। यस। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम सीखा करो। अभी जैसे इन्होंने मुझे ये मदद किया, मेरा सिर भी झुका और मुंह भी खुला, ये बिना सोचे हुए कि ये तो स्टूडेंट है। नहीं, ये बड़ी मेहनत से करेक्टर आता है। इसलिए विनम्र होना, शिष्टाचार होना, ये व्यक्ति का मूलधन है। यस। जैसे बैंक में मूलधन जमा करोगे तब ब्याज मिलेगा, यस। इसी तरह संस्कार और शिष्टाचार हर व्यक्ति का मूलधन होता है। और जितना करेक्टर शो करोगे समाज उतना ब्याज देगा। यदि कहीं भी जाओगे झुक के बात करोगे, जिसकी मदद नहीं करना चाहिए वो भी करने को तैयार हो जाएगा। यस। तो ये हर के अंदर आना चाहिए, यही सब सीखा जाना चाहिए। तो देखो बेटा, टेम्परेचर बढ़ते ही गति ऊर्जा बढ़ गई, हवा का वेग बढ़ गया। यस। अब जो ये हवा आ रही है बताओ, वो गर्म हवा है। यस। इसीलिए लोग कहते हैं रेता में जाते हुआ भिड़ा जी हो, मतलब गर्म हवा आ रही तो आपको क्या ठंडा देगी? क्लियर हो गया? और शाम के टाइम जब सूर्य अस्त होने लगेगा तब क्या होगा, सूर्य की किरणें अब धीरे धीरे उनकी तपिश कम होने के कारण अब बालू उतने जल्दी ठंडा नहीं होता है। यस। इसी अगले चैप्टर में बताएंगे कि चाप का नियम है। जो वस्तु जितनी जल्दी गर्म होती है उतना उतनी जल्दी ठंडा भी होती है। यस। अब 3 बजे के बाद देखना तो गांव वाले लोग अब गांव में नहीं रहेंगे, नदी की ओर भागेंगे, क्योंकि अब सूर्य का रोशनी कम होने के साथ साथ बालू ठंडी होती चली जाएगी। और अब वो 8-9 बजे तक रहेंगे नदी के किनारे, क्योंकि बालू ठंडी हो गई है। अब वहाँ खूब अच्छा लग रहा है, गांव में गर्म हो रहा है, क्योंकि गांव को गर्म होने में टाइम लगा था, क्योंकि गांव के अंदर मकान ईंटा के बने हैं, मिट्टी के बने हैं। अब वो जितना देर में गर्म हुए हैं उतनी देर में ठंडा हुए। इसीलिए घर में जाओगे तो आँच लगेगी, और घर के बाहर ही जाओगे तो ठंडा लगेगा। समझ आ गया? तो ये इसलिए है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा बहुत कम है। इसीलिए हम लोग बालू और नमक से भूनते हैं। दूसरा सवाल, रेगिस्तान में या अफ्रीका के विषुवत रेखा के आसपास के जितने भी कंट्री हैं वहाँ लोग खाना बालू में ही पकाते हैं। लकड़ी कोयला गोईठा पर खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब रेगिस्तान में जाओगे यानी अपने राजस्थान में तो देखना होटलों में जैसे कोई भी खाना बनाना है, जैसे सपोज कर लो मीट मटन बनानी है, तो देखना वो हांडी ले लेंगे और हांडी के अंदर वो जो भी पकाना है वो चीजें डाल करके अब सिल्वर पेपर से उस पर बांध देंगे और बालू को लिया के गर्म जो बालू है रेगिस्तान की अब उसके नीचे डालकर उसको और थोड़े टाइम बाद निकालेंगे, पक देते। समझ गए कैसे? अरे उसी तरह जैसे दाना बुझा गया वो भी हो जाएगा। अब क्लियर हो गया? अब मैं घाना देश की बात करूं। घाना देश में लोग एकदम काले काले होते हैं। क्यों? क्योंकि जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है त्वचा में मिलानिन डेवलप नहीं करती, त्वचा में यू मिलानिन डेवलप नहीं करती, मिलानिन डेवलप करती। इसीलिए वहां के लोग एकदम काले हो जाते हैं।
जैसे वेस्ट इंडीज का नाम सुना होगा। Yes, sir. अपने देश में केरला, तमिलनाडु, Yes, sir. यहाँ विश्वत रेखा गुजर रही है, यहाँ सीधे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। यस तो वहाँ के लोगों की त्वचा में मिलेनिन पिगमेंट ज्यादा होते हैं। यस हाँ, विकास थोड़ा और कंट्रोल करो अपने पर। तो वहाँ बेटा ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए उनकी त्वचा काली हो जाएगी। तुम भी जब धूप में से बाहर आते हो गर्मी के दिन में, तो तुम्हारा चेहरा धूप में से आओ तो एकदम करिया रहता है। Yes, sir. और जब बैठो आराम करो तब जाके धीरे धीरे सामान्य होता है। Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. अब ये ध्यान रखना। अच्छा, जिनमें मेलेनोसाइट्स ज्यादा बनेंगे, यूरोप चले जाओ बाहर, पानी पी के आराम से आओ 2-4 मिनट, निकल जाओ बाहर, मुंह धो लेना, पानी पी लेना, फिर आना, जल्दी आओ। ये बहुत मेहनत करता है, रात दिन पड़ता है, इसलिए थक जाता है। हाँ चले बेटा। Yes, sir. तो बात समझ में आ गया मैं क्या कह रहा Yes, हूँ? sir. तो इतनी बातें आपको पहले दिमाग में रखना है। और ये ईश्वर हमने बताया। अब बताता हूँ कि विशिष्ट ऊष्मा किसकी सबसे ज्यादा, ये सब कार्ड पेपर में पूछे जाएंगे, प्रैक्टिकल जब होगा तो भाषा भी पूछाएगा। सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती है पानी पानी। यस आगे समझ में? Yes, sir. अभी यहाँ आओ। जब विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होगी तो बताओ इसके ताप को बदलने के लिए ज्यादा गरमाना पड़ेगा। Yes, sir. इसीलिए पानी में ही देखना खाना बनाया जाता है। Yes, sir. तो पहले माताएं अदहन पहले रखती थी। Yes, sir. जब वो बॉयल होने लगता था तब उसमें चावल डालना पड़ता यस था। तो पानी को इसीलिए समुद्र के किनारे, ध्यान से सुनना, समुद्र के किनारे जैसे बम्बई है, तुम्हारे देश में बम्बई और चेन्नई दोनों समुद्र के किनारे हैं। Yes, sir. बम्बई में जाओगे ना तो जैसे ठंडी तुम्हारे चंदौली में पड़ रही है, Yes, वैसे वहाँ ठंडी नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो समुद्री एरिया होता है वहाँ वर्ष भर संवहनी हवाएं बहती हैं। Yes, अब तुम्हें अगर 9-10 कायदे से पढ़े हो तो संवहनी हवा आती होगी, नहीं पढ़े हो तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। इसीलिए अगर जो बच्चे समाचार सुनते हैं टीवी में, देखना डीडी न्यूज अगर सुन रहे हो तो वह अंत में 4 महानगरों का तापमान बताएगा। Yes, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। yes, तो कोलकाता यानी कलकत्ता और दिल्ली, कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। yes, हुगली नदी गंगा नदी को कहते हैं, yes, sir. क्योंकि गंगा का नाम दूरी के अनुसार बदलता बदलता है। है। Yes, sir. हुगली नदी के किनारे है। और इसलिए कोलकाता से अभी काफी दूर तुम्हारा हिंद महासागर है Yes, और बंगाल की खाड़ी है। yes, तो गंगा जी जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यस समझ आया? yes, sir. कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। तो वहाँ कोलकाता का आज ही जो लोग नए अध्ययन किए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, आज ही अध्ययन करो लगातार। अब तो पता भी रखे हैं कि रात के 9 बजे का समाचार हर विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ जरूर देख लेना चाहिए और कलम कापी लेके देखना चाहिए। ये पढ़ने वालों के लिए बात हो रही है और हम सिर्फ केवल बच्चे का क्या चुनौतियां आ सकती हैं यही बताते हैं। इसलिए फिजिक्स में पढ़ाते समय इन बातों का जिक्र करते हैं लेक्चर रोक करके, क्योंकि जब तक माइंड एक्सप्लोर नहीं होगा आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो आप देखना दिल्ली और मुंबई का रोज टेम्परेचर बदलता रहेगा। Yes, sir. अब दिल्ली जमुना के किनारे है यस और कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, इसलिए टेम्परेचर रोज बदलेगा। Yes, sir. लेकिन
चेन्नई और मुंबई का देखना तो वर्ष भर यानी पूरे साल भर मिनिमम टेम्परेचर 24 और मैक्सिमम टेम्परेचर 32। यस सर 24 से 32, कभी 26 28 हो जाएगा, कभी 28 30 हो जाएगा। यस सर बस इसी रेंज में रहेगा। इसका मतलब ना वहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने कहा संवहनी हवा का। यस सर अब समझो संवहनी हवा क्या है। देखो ये है अरब महासागर। यस सर अब इस सागर के किनारे कुल बालू है ना। यस सर और ये मुंबई के बड़े बड़े फ्लैट्स हैं। हो गया। यस सर अब देखो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। देखो यहाँ लिख चुका हूँ ज्यादा और सुषमा किसकी है। अभी संवहनी बता के तो और सवाल बताएंगे फिर आप आगे आ जाइए। चलिए समझिए। देखो जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यहाँ से देखते रहना, समझ आ जाएगा। यस सर बताओ बालू जल्दी गर्म हो गई। यस सर और ये पानी है। यस सर बोलो पानी की विशेषता ज्यादा है तो बोलो इसको गर्म होने में ज्यादा समय लगेगा। यस सर यानी कि इस टेम्परेचर की भाषा में कहूँ तो इसका टेम्परेचर लो है और इसका टेम्परेचर हाई है। अब लगा दो कॉन्सेप्ट। बताओ गर्म होने से यहाँ पर देख लो हवा का वेग ज्यादा हो गया। यस सर तो बोलो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। यस सर तो बोलो प्रेशर एनर्जी कम। बर्नौली थ्योरम यस सर बोलिए। नो सर प्रेशर एनर्जी कम। यस सर बोलो यहाँ पर टेम्परेचर लो है यस सर तो गति ऊर्जा कम। प्रेशर ज्यादा। तो बताओ बेटा दाबांतर के कारण ना हवा बहती है। तो इसलिए इधर हाई है इधर लो है। अब पानी के यानी समुद्र के ऊपर की ठंडी हवा बोलो बह रहा है सागर के किनारे। यस सर बताओ ये अभी या हमेशा ऐसा ही रहना है? इसी हवा को संवहनी हवा कहते हैं। यस सर इसलिए इन लोगों का टेम्परेचर गर्मी के वातावरण के टेम्परेचर से लो हुआ है। और अब होगी शाम। ठीक है। यस सर अब शाम हो गया तो ये बताओ जल्दी ठंडा हो गया। ठंडा होते ही बताओ काइनेटिक एनर्जी कम और दाब ऊर्जा ज्यादा। अब यहाँ अब ये बताओ गर्म होने में टाइम लिया है तो ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। अतः अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। दाब ऊर्जा अब बोलो अब शहर से हवा समुद्र की ओर बहेगा। और दोनों साइड में हवा बह रही है। बह रही है ना? यानी सुबह से लेके शाम तक समुद्र से हवा बह रही थी शहर की ओर। और शाम हो जाने के बाद यानी कोई पंखा लगा के नहीं बहा रहा है। ये नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन से हो रहा है। इसी बहने वाली हवा को कहते हैं। अब समझ में आ गया ना? इसीलिए टेम्परेचर इनका एक जैसा रहेगा। दिन के टाइम में बोलो टेम्परेचर इनके बहने से लो हो रहा है तो यहाँ से ठंडी हवा जा रही है। और शाम को इधर से उत्सर्जन इधर आ रहा है तो इसलिए भी ताप कम रहेगा। तो इसीलिए समुद्र के किनारे जितने बसे हुए राज्य होंगे या शहर होंगे उनका तापमान एवरेज में रहेगा। न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। यस अब आगे समझ में तो जाके संवहनी हवाएं क्या होती है? इसीलिए मुंबई और चेन्नई इन दोनों का तापमान वर्ष है एक जैसे।
न बढ़ेगा न घटेगा। आगे क्लियर हो गया? अब हम आपको दूसरे सवाल बताने जा रहे हैं। जैसे मान लो किसी को पेट में दर्द है या मसल में ऐच आ गया है, तो देखना डॉक्टर उसको सेकने के लिए कहेगा। तो सेकने के लिए वो कहेगा कि एक बोतल में गर्म पानी करके सेकिए। अब तुम बताओ ऐसा क्यों कहता है? तो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि पानी का विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा, अतः पानी गर्मा के जब बोतल में भर दोगे तो जितना टाइम लगा है उसको इसलिए पानी से भरा हुआ बोतल गर्म पानी से रखोगे तो वह गर्म रहेगा और लंबे समय तक तुम उसकी सिकाई कर सकते। इसीलिए गर्म पानी से सेकने को कहा जाता है। जानिए उसका जवाब क्या है? क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा, पानी को गर्म होने में समय लगता है और एक बार पानी जब ज्यादा गर्म हो जाती है तो ठंडा होने में समय लगता है। इसीलिए हम गर्म पानी से सिखाते हैं। अब बताओ क्या दिक्कत? तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे विशिष्ट ऊष्मा, ठोस और द्रव। अब लेके गैस का बाकी था। तो गैस की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। अब तुम लोग तो इतना जान चुके हो कि ताप में बदलाव होने का कारण ही विशिष्ट ऊष्मा है। तो जानते हो गैस के अणुगति सिद्धांत पढ़ाए थे, तो बताए थे कि गैस की कल्पना बिना प्रेशर, बिना वॉल्यूम, बिना टेम्परेचर ये हो ही नहीं सकती। देखो ना, ये रहा एक सिलेंडर, जिस सिलेंडर में हम बोर्ड पर पहले से ये देखो कोई एक गैस लगी हुई है जिसका आयतन भी नाम भी और ताप भी, ठीक है। तो देखो इसके टेम्परेचर को हम दो तरह से बदल सकते हैं। क्योंकि टेम्परेचर बदलेगा तभी विशिष्ट ऊष्मा आएगी। कौन से दो तरह से? बोलो, हम इसके बदलने की बात कर रहे हैं। तो एक बार हम दाब स्थिर रख करके भी बदल सकते हैं, और एक बार आयतन स्थिर रख के बदल सकते हैं। तो दाब स्थिर रख के जब टेम्परेचर बदलेंगे तो उस विशिष्ट ऊष्मा को हम स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? और उसे हम सीपी से डिनोट करेंगे। अभी तक जो डिनोट कर रहे थे यस, तो यस हटते ही सीपी आ जाने से हम भी समझ जाएगा कि बच्चा गैस की बात कर रहा है। और एक बार हम इसके टेम्परेचर में बदलाव आयतन को स्थिर रख करके कर सकते हैं। तो जब आयतन को स्थिर रखेंगे तो उस समय जो टेम्परेचर बदलेगा उसके कारण जो विशिष्ट ऊष्मा होगी उसे हम सीवी से डिनोट करेंगे। तो चूंकि गैस के टेम्परेचर में बदलाव दो तरह से पॉसिबल है, एक दाब स्थिर रखकर, इसीलिए गैस की कितनी विशिष्ट ऊष्मा होगी? एक स्थिर
ताप यानी विशिष्ट ऊष्मा और एक स्थिर ताप यानी स्थिर ऊष्मा। आ गया समझ में? यस सर। गैस स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, जिसे हमने अभी देखा था सीपी से जुड़ा। स्थिर दाबों पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा यानी सीपी। चलो यस सर। अब आओ डेरिवेशन करने जा रहे हैं। देखो हमने मान लिया कि माना P ताप पर ली P गैस का आयतन V और ताप T। यस सर। ठीक है। यस सर। और इसमें गैस के कुल n अणु हैं। यस सर। और एक अणु का द्रव्यमान M है। m। यस सर। अब ध्यान से सीखिए। ऊपर से देखो वायुमंडलीय दाब P लग रहा है। यस सर। इस समय तुम्हारा सिलेंडर का पिस्टन X पे है। यस सर। और अब देखो ये देखो हीट दे दिए। हमने इसे Q ऊष्मा देना शुरू किया। यस सर। तो बोलो जब ऊष्मा देंगे तो बोलो इसके टेम्परेचर में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। यस सर। अभी अभी यहाँ लिखा हुआ था कि ऊर्जा टेम्परेचर के समानुपाती होती है। दिमाग में आ रहा है? यस सर। बोलो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा बोलो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यस सर। और हम ये बताओ तेजी से आकर यहाँ टकराएंगे। यस सर। और जब टक्कर मारेंगे तो दाब पैदा होगा। यस सर। क्यों? क्योंकि तुम पढ़ते हो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब। यस सर। तो जब ये अंदर वाला दाब तो ये बाहर से दाब लग रहा है बोलो उससे ज्यादा लगेगा। तो अब ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा। यस सर। एक्स टेस्ट पे आ गया। यस सर। अब ये आयतन बताओ अब इतना दूर में ना फैल जाएगा। यस सर। यानी पहले यहाँ तक आयतन था अब ये कैसे यहाँ तक फैलेगी। यस सर। अब बताओ आयतन स्थिर नहीं न रह गया। नो सर। लेकिन देखो दाब पहले भी वायुमंडलीय दाब P लग रहा था। यस सर। और यहाँ भी अब भी दाब पी लग रहा है। अंदर वाला बढ़ा बाहर वाला नहीं बढ़ा। यस सर। तो बोलो दाब कांस्टेंट होगी। यस सर। और कांस्टेंट रहते हुए जब हमने ऊष्मा दिया तो बोलो ताप भी बढ़ गया। यस सर। तो बोलो विशिष्ट ऊष्मा पैदा होगी कि नहीं? यस सर। क्योंकि तुमने कहा था ताप बदलेगा तो उस ऊष्मा को विशिष्ट विशिष्ट ऊष्मा कहा कहा जाएगा। यस सर। अब क्लियर हो गया? यस सर। माना देखो यार देखो अब इसका कैलकुलेशन के लिए जो हम जान चुके हैं उसी आधार को चेंज करते हैं। यस सर। बोलो क्या जान चुके हैं? S बराबर Q अपॉन M यस सर। अब बताओ ये सारा काम तुम तब कर रहे हो जब तुमने दाब को स्थिर रखा है। तो देखो पहले सीखो बाद में उतारो। तो देखो इस पूरी डाटा को हमने मॉड में रख के यहाँ P लिख दिया। यस सर। इसका अर्थ निकलता है कि P को स्थिर कर दिया गया है। यस सर। अब Q बोलो Q भी ऊष्मा दी गई है। यस सर। अब चाहिए द्रव्यमान। यस सर। आओ द्रव्यमान निकालो। बोलो यहाँ n अणु दिए गए हैं। यस सर। और एक अणु का द्रव्यमान n। तो चूंकि एक अणु का द्रव्य गैस के अणुगति में गुण पढ़ाया जाता है। यस सर। अपने P बराबर एक से P m V RMS स्क्वायर यस सर। बाई D। अब देखो यहाँ एक अणु का द्रव्यमान ठीक है यस सर। m हो तो बोलो कुल कितने अणु लिए थे? एन
तो n का n गुना हो जाएगा। Yes, sir. m किया। Yes, sir. बोलो ये रहा द्रव्यमान। Yes, sir. कितने लोग को ये समझ में आया मैंने क्या बोल दी? क्लियर है? Yes, sir. तुम्हें पता है ना किसी को अणुभार कहा Yes, जाता है। sir. अब बोलो कितना आप बदले हो? Daily. बदल दिया। Yes, sir. और अब कहो कि अब इसे कहेंगे सीपी। तो देखो सीपी बन गया। Yes, sir. आगे पर Yes, sir. कंफर्म। Yes, sir. अब हम देखो यहाँ लिख के बना रहे हैं। हम जानते हैं कि Cp बराबर Q अपॉन M/N del T जब दाब स्थिर। Yes. ठीक है? Yes, sir. बोलो जो बटा के नीचे होता है उसे एकांक माना जाता है। तो यदि M/N यानी कि ग्राम अणु द्रव्यमान, Yes, sir. बोलो कितना हो? एक। क्या लिख दिया? 1 ग्राम अणु द्रव्यमान और बोलो डेल टी ये भी बटा के नीचे। Yes, sir. बोलो कितना बोलो? अब उठा के रख दें क्या? Yes, sir. तो Cp is equal to Q by 1 into 1 जब भी कांस्टेंट हो। Yes, sir. तो बोलो Cp बराबर Q हो गया Yes, sir. जब भी कांस्टेंट। अब देखो परिभाषा खड़ी हो चुकी है। Yes, sir. देखो कैसे स्थिर दाब पर पहले यहाँ से शुरू करो। Yes, sir. बोलो इसका मतलब यही था ना कि Yes. दाब स्थिर है। Yes, sir. स्थिर दाब पर 1 ग्राम अणु द्रव्यमान के गैस के ये गैस चल रहा है। Yes, sir. स्थिर दाब पर 1 ग्राम अणु द्रव्यमान के गैस के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। हो गया? Yes, sir. वापिस से शुरू। इसके बाद तैयार रहो, घुमाओ वाला नहीं काम करना, किसी को खड़ा करेंगे, सब तैयार रहो। अब नहीं आएगा तो डंडा भी उठ गया, मौसम अब सही हो गया, तभी जो है जाकर कल्याण होने वाला है। अब मौसम ठीक हो रहा है तो डंडा उठा देने घबरा। स्थिर दाब पर किसी भी गैस के 1 ग्राम अणु द्रव्यमान के ताप में इकाई डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही नहीं स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा है। ये ना बोलना है। Yes, sir. आगे Yes, sir. रुद्र। स्थिर दाब पर गैस की 1 ग्राम अणु द्रव्यमान पे ताप का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का परिवर्तन करने पर जितनी ऊष्मा का आवश्यकता होती है वही उसका स्थिर दाब का गैस का विशिष्ट ऊर्जा है। वेरी गुड। थैंक यू सर। इसके लिए ताली बजाओ। ताली बजाने का काम तुम्हारा है, हमें बार बार नहीं कहना। जो बच्चा बढ़िया बताए उसका पढ़ना, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, करेज करना चाहिए। तो देखो इसने एकदम परफेक्ट कहा है, उसे स्थिर दाब की विशिष्ट ऊर्जा है। मिल गया परिभाषा? Yes, sir. आगे समझ Yes, sir. Yes, sir. क्या है बोलो? स्थिर दाब आयतन गैस की विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है? अब चलो, अब बोलो इस प्रोसेस में आयतन को स्थिर रखना है। Yes, sir. अब जरा दिमाग लगाओ। आयतन बोलो तब ना स्थिर रखेंगे जब ये पिस्टन ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, क्योंकि ऊपर जाएगा तो आयतन बढ़ जाएगा। Yes, sir. और दोनों स्थिति में तो नहीं कह सकते कि आयतन नियत है। No, sir.
इसलिए पिस्टन ना ऊपर जाना चाहिए ना नीचे ना नीचे जाना चाहिए। अब ये देखो, ये रहा हमारा पात्र यानी सिलेंडर, जिसमें हमने ई दाव पर कोई गैस भर दिया है, जिस गैस का आयतन भी है और टेम्परेचर भी है। ठीक। अब चलो, अब आपने कहा था कि आप ताप दो तरह से बढ़ा सकते हैं, एक आयतन स्थिर रखकर, अभी ताप स्थिर रख के हमने दिखा, जिसमें देखा कि ऊष्मा देते ही पिस्टन ऊपर चलता है। अब जरा आयतन को स्थिर रखना है तो पिस्टन ना तो तब आयतन नहीं रहेगा। अब देखो कैसे, पहली रहा है बच्चा, मैं पीठ हिला दूंगा तुम्हारी। अब देख लो ना, अब इस गैस को देखो ऊष्मा दे रहा हूं, अब देने पर देखो इसके ताप में परिवर्तन शुरू हो गया। अब तुम पढ़े थे कि सर गैस की ऊर्जा ताप के समानुपाती होती है। अभी हरारा के अणु जो है गतिज ऊर्जा पाके टकराए, अब टकराते ही जब इनका ताप ज्यादा होगा तो लोग धकेलने लगेंगे, और हम कह रहे हैं कि हमको इसको ऊपर नहीं जाना है, तो ऐसा तभी ना होगा जब हम दाब को बढ़ा दें। तो अब हम ऊपर से चाहते कि ये यही टिका रही। अब हमने तुम्हें गैस में भी बताया था, आज पुनः दोबारा बता रहा हूँ कि बताओ ये दाब दो तरह से बढ़ाया जा सकता है, या तो ऊपर से प्रेशर या इसके ऊपर मास रखना, जैसे माता ने रखा कि हमारा ढक्कन उड़ जा रहा, उन्होंने उसमें पानी डाल दिया, उन्होंने ताप बढ़ा दिया, जल दाब प्लस वायुमंडल, जिनका मैं एक्सप्लेनेशन कर चुका। हाँ, बहुत आप में से बहुत से बच्चे उसको पढ़ रहे हैं और उनका दिमाग खुल रहा है, जो न पढ़ने वाले हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मौसम ठीक होता है, डंडा उठा नहीं जाता घबरा। अब इसके तो उनकी चमड़ी डंडे के ही अनुकूल है, उनको कितना सिखाओ कितना बताओ तो बेटा 11 मिनट है ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, उनको लगता है कि सही बात हो रहा है। तो इस पर मास होल्ड कर दो, तो मास होल्ड कर दो और इतने रखो कि ये पिस्टन नीचे भी ना जा सके। तुम लोग देखना, अगर तुम्हारी माता को दाल के बजाय कोई और चीज पका रही हो, चाहे दाल ही पका रही हो, और उनको पानी ना बढ़ाना हो, तो देखना उसके ढक्कन के ऊपर ईंटा रख देती है। देखा है ना? उनको पता है कि मांस से भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसा कैसे पता है? क्योंकि अभी क्या पहले से भी पढ़े हो, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कितना बल का ढक्कन एरिया हो गया, ये बराबर है, क्योंकि कोई वस्तु रद्द पृथ्वी अंधी से प्रत्यास्था में इसका उल्लेख कर चुका हूँ कि आप बल दो तरह से लगा सकते हो, प्रत्यास्था में। तो बिना पढ़ाए बिना बताए हम कोई बात नहीं करते। वो पढ़ेगा नहीं तो उसके दिमाग से कुल खत्म है, पढ़ेगा तो एकदम टनाटन रहेगा। तो बोलो हमने इसके ऊपर रखा, यानी हमने अब दाब बदल दिया। आप बोलो ये पिस्टन न तो गया, आप बोलो अब आयतन कांस्टेंट हो गया कि नहीं? टेम्परेचर बदला कि नहीं? बदला। तो यही ना काम करना था। तो अब ये वाली जो ऊष्मा होगी वो होगी बाकी डाटा तो वही चल रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट काम कर दिया जाए। नहीं जानते हो? अब हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, तुम्हें कैसा लिखना होगा? We know that से लेके यहाँ Q बटा L
गया कि नहीं? Yes, sir. ये डेफिनेशन बनाओगे? Yes, sir. सी बी बोलो, यही सब रहेगा? Yes, sir. परिभाषा देखो देखो तो परिभाषा बन सकती है। स्थिर आयतन पर अनुकूल वही लिखना है, खाली दाब की जगह आयतन कर देना। स्थिर आयतन पर इकाई तो फिर तुम लोग फायदा कर सको। Yes, sir. बरकरार नहीं? गुप्त ऊष्मा जिसे लेटेंट हीट कहा जाता है। तो पहले कक्षा 6 से लेकर 9 तक की कुछ बातें दिमाग में डाल लो ताकि मैं इसके बारे में बात शुरू कर दूं। तो 6 से 9 में ये पढ़ी हो कि अगर कोई वस्तु ठोस है और इसे हीट किया जाए तो अगर ये द्रव में बदलना शुरू कर दे यस तो इस क्रिया को गलन कहा जाता है। यस सर। ये मैं 6 से 9 का बात कर रहा हूँ यस सर। और इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ की बात आपको समझा सकूं। ये मान के कि आपको सब आता है चाहे नहीं आता है, जो आपकी कंडीशन है। जब किसी ठोस को देखो हम गर्म करते हैं यस सर। तो वो देखना गलना शुरू कर देगा। यस सर। अर्थात जब ठोस को ऊष्मा देने पर वह द्रव में बदलना शुरू कर देना। तो इस क्रिया को मेल्टिंग यानी गलन कहते हैं। यस मेल्टिंग कहते हैं। Yes, sir. अब गर्म करोगे तो तुरंत तो पिघल नहीं जाएगा, यस सर। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा पिघल आएगा जिसको पिघलना शुरू कर देना। जिस पर वह ठोस पूरी तरह से पिघल जाएगा। तो वो टेम्परेचर जिस पर पूर्णतया ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। मेल्ट कर गया यस सर। उसे उसका मेल्टिंग पॉइंट, यस सर। उसका क्या कहते मेल्टिंग हैं हिंदी में गलना कहते हैं। यस सर। क्लियर हो गया? Yes, sir. जब किसी ठोस को ऊष्मा देने पर वह द्रव में बदलने लगता है यस तो इस घटना को मेल्टिंग यानी गलन कहते हैं। और जिस ताप पर वह ठोस पूर्णतया द्रव में उससे ताप को उस ठोस का गलनांक गलनांक कहते हैं। यस सर। अब आते हैं दूसरी बात। अब द्रव को गर्म करो तो देखना ये भाप में बदलना शुरू कर देगी। यस सर। तो इस क्रिया को तुम लोग इवेपोराइजेशन यस सर। और गर्माते जाओ तो एक टेम्परेचर आएगा ना जब टोटल द्रव भाप में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस ताप को हम इसका कहेंगे क्वथनांक। क्या बोलेंगे? यानी बॉइलिंग पॉइंट। ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ लाभ यहाँ के आगे का लेना है। और तुम में से कई ऐसे महारथी हैं जिनको नहीं आता, इसलिए मैं अपनी बात समझाने के लिए दोहरा रहा हूँ। तो जब किसी द्रव को हम गर्म करेंगे और वो भाप में बदलने लगेगा तो इस क्रिया को क्वथन या वाष्पन कहते हैं। और जिस ताप पर वह पूर्णतया द्रव से भाप में उस ताप को उस द्रव का जैसे कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री। लेकिन कल हमने पानी का एक विशेष गुण भी बताया था कि हर द्रव अपने क्वथनांक पाने के बाद ही वो वेपर में टर्न होगी। लेकिन पानी पर ये लागू नहीं होता। कल बता दिया। यस सर। अब आते हैं तीसरी बात। अब यहाँ से उल्टा चल रहे हैं।
Yes. देखो ये ठोस से द्रव में बदला, Yes. ये द्रव से हाँ। अब यहाँ पर लिखूंगा सॉलिड अगर लिक्विड में टर्न हो रहा है Yes. तो ये प्रोसेस मेल्टिंग का है। हिंदी वाली लिखे हुए हैं। Yes. और जिस टेम्परेचर पर ये फूडते या बदलेगा वह कोशिका यानी गलनांक कहलाएगा। Yes. यहाँ लिखा हूँ मेल्टिंग। Yes. अब अगर गर्म करते हो, अब ये लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट होने लगती है Yes. तब इस क्रिया को हम बॉइलिंग कहते हैं। Yes. और जिस टेम्परेचर पर ये पूर्णतया बदल जाती है वह उसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट Yes, sir. कहलाता है। अब आगे चलिए। Yes, sir. अब अभी तक तुमने ये सारा काम में टेम्परेचर दिया है, Yes, sir. यानी ऊष्मा गेन की गई है। Yes, sir. अब ऊष्मा को लूज करवाओ। Yes. तो देखना अगर गैस को आप ऊष्मा लूज कराओ तो ये अब गैस से लिक्विड में टर्न होने लगेगी। Yes, sir. यानी कि गैस से द्रव में बदलेगा। Yes. इस प्रक्रिया को द्रवण कहते हैं। Yes, sir. क्या कहते हैं? द्रवण। और जिस टेम्परेचर पर वह गैस पूर्णतः लिक्विड में टर्न हो जाएगी Yes. वह उसका द्रवणांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्रवणांक। द्रवणांक। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब चलो लिक्विड को ले लो। अब इस लिक्विड को लेकर इसका भी टेम्परेचर लूज करो। Yes, sir. जैसे तुम लोग पानी को रख देते हो फ्रिज में, बर्फ बन जाती है। Yes, sir. तो अब इसको लूज करो। तो अब लूज करोगे तो अब ये ठोस में बदलने लगेगा। Yes, sir. इस क्रिया को हम जमना कहते हैं। Yes, sir. अंग्रेजी में फ्रीजिंग कहते हैं। और तुम्हारे घर जो ऐसा करता है उसका नाम है रेफ्रिजरेटर। Yes, sir. इसी चैप्टर में रेफ्रिजरेटर पढ़ाएंगे, लास्ट चैप्टर इसका है। अच्छा, कल एक बात बताए थे, कल हम सिलेबस देख रहे थे तो हमारे पास कुछ बच्चे थे, हमको बताए थे जाओ क्लास में बता देना कि ये चैप्टर भी केमिस्ट्री में है। ये जो चैप्टर चल रहा है आप लोग भी घर जाकर के केमिस्ट्री देखिएगा, हीट भी केमिस्ट्री है, यानी ये भी चैप्टर फिजिक्स में भी है। जैसे अभी कुछ चैप्टर पढ़ के आ रहे हो, Yes, sir. अब इसके बाद तो अलग हो जाएगा। तो कल बताया कि जाओ क्लास में बता देना। चले? Yes, sir. अब उसको खुद याद नहीं रहा होगा या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आता है तो खुद भुला गया होगा, नहीं बताया होगा। Yes, sir. ऐसा भी हुआ, इसीलिए मुझे अचानक याद आ गया कब कह दिया। तो ये ध्यान रखना, ये केमिस्ट्री में भी है। Yes, sir. जितना पढ़ा रहे हैं, ये केमिस्ट्री की वजह से रिपीट करते हैं। Yes, sir. तो इस घटना को फ्रीजिंग कहते हैं। Yes, sir. आप समझिए हो कि जिस ताप पर वो पूर्णतया द्रव से ठोस में बदल जाएगा उसे फ्रीजिंग यानी कि उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. हाँ, ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिंदी में कहते हैं हिमांक। Yes, sir. तो रिटर्न भी हो गया, क्लियर हो गया। Yes, sir. अभी और बात करनी है, क्लियर अभी जितना हुआ भी ये प्राइमरी है। Yes, sir. तो आइए इसमें केमिस्ट्री ऐड करने जा रहे हैं। पहले ये समझ गए क्या है? Yes, sir. मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट, Boiling point. द्रवण, द्रवण, Freezing. समझ गए? Yes, sir. अब अगली बात समझो। नेचर में कुछ ऐसे भी सॉलिड हैं जिन्हें अगर आप हीट करो यानी गर्म करो तो वह द्रव में बिना बदले गैस में कन्वर्ट हो जाए। Yes, sir. जानते हो उन्हें क्या कहते हैं? Yes, sir. सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। Yes, sir. यहाँ लिखा हूँ। इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं, हिंदी में ऊर्ध्वपातन, और उस पदार्थ को ऊर्ध्वपातज कहते हैं। Yes, sir. यानी सब्लिमेट कहते हैं। Yes, sir. जैसे तुम लोग रोज कपूर जला रहे हो कि नहीं? Yes, sir.
भगवान की आरती में। Yes. उसी तरह आयोडीन, नौशाद। कपूर, नौशाद, यूरिया, Yes, sir. ये सब, इसलिए किसान देखना यूरिया का नाम ही नहीं रखता है। Yes, sir. समझ रहे हो ना? Yes, sir. ये सब उर्दू पादज हैं। Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. यानी वह पदार्थ जो द्रव में बिना बदले सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित। गैस में कन्वर्ट हो जाता है, Yes. उसे ऊर्ध्वपातज कहते हैं। Yes, sir. इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब इतना भी क्लियर हो Yes, गया? sir. अब आते हैं दूसरी बात। वायपर क्या है और गैस क्या है? वायपर माने वाष्प, और गैस के बारे में तुम पता नहीं कितनी बार पढ़ लिए। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. तो बहुत से बच्चे वाइवा जब चल रहा होता है प्रैक्टिकल में, तो एग्जामिनर पूछ देता है और जानता है कि जो बता लेगा, इसका मतलब वो बच्चा बहुत सूक्ष्मता से पढ़ाई करता है, Yes. अर्थात उसके पढ़ने का ऑर्डर सही है। वाष्प और गैस में क्या अंतर है? तो नॉर्मल तौर पर हर कोई सोचता है कि भाप को ही गैस कहा जा सकता है, Yes. लेकिन ऐसी बात नहीं है। नहीं है। अब समझो किसे वाष्प कहा जाता है। Yes. तुम लोग अपने घर में रोज पानी को भाप में कन्वर्ट होते देखते हो। Yes, sir. जैसे दाल या चावल पक रहा है, Yes. उसके ऊपर ढक्कन है, उठाओ देखना भाप है। Yes, sir. जैसे उतारो देखना पानी भर के चूने लगे, Yes, sir. यानी वो घटना द्रवण की हो गई। Yes, sir. अब यहीं से मेरी डेफिनेशन स्टार्ट है। सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर। उठाते हो तो बाहर का टेम्परेचर तो नॉर्मल है। Yes, sir. सामान्य ताप पर जो गैसें द्रव में बदल जाती हैं, Yes, sir. वह वाष्प होती है। Yes, sir. और जो द्रव में नहीं बदलती है, वो गैस होती है। सुने हो, मैंने एक शर्त रखी है। Yes. सामान्य ताप, इसीलिए तुमको एग्जाम्पल तुम्हारे घर का दिया है। जैसे ढक्कन हटाते हो बस पानी भर के चूने लगता है। Yes, sir. तो ये बाहर वाला तो तुमने कुछ नहीं किया, तो नॉर्मल टेम्परेचर। Yes, sir. तो सामान्य ताप पर जो गैसें द्रव में कटर हो जाए, Yes, sir. और जो तरल नहीं होती है। आगे अंतर दोनों Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. कि गैस क्या है और वाष्प क्या है? Yes, sir. वेरी गुड। चलो बेटा, तो अब ये बात याद रखना कि कोई भी गैस जो सामान्य ताप पर द्रव में बदल जाती है उन्हें वाष्प कहते हैं, और जो नहीं Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. अब एक छोटा सा और सवाल, वो 6 में तुम पढ़ लिए हो। नेचर में केवल एक वस्तु ऐसी है जो तीनों अवस्था में कन्वर्ट होती है, Yes, sir. और वो है तुम्हारे घर का पानी। पानी को ठंडा करोगे बर्फ बन जाएगी, Yes, sir. यानी कि सॉलिड हो गई। Yes, sir. और गर्म कर दोगे तो अपना पोथाना के पेपर में ठंडा हो जाएगा। Yes, sir. तो ये छोटी छोटी सवालें हैं जो बचपन में पूछी जाती हैं। Yes, sir. अब यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. अब हम वापस आ जाए गुप्त ऊष्मा में। Yes, sir. मिटा देना। Yes, sir. सारा तुम लोग को जवानी ही सब याद हो जाता है, बहुत अच्छी बात। इतना इंटेलिजेंट होना है। आओ अब देखते हैं कि गुप्त ऊष्मा क्या है। अब ये देखो, यह एक ठोस पदार्थ है, Yes. देख रहे हो? Yes, sir. और यह m द्रव्यमान का है। Yes, sir. तो अब अगर हम इसे हीट करें तो बताओ, ये पिघल कर द्रव में बदलने लगे तो अभी आप पढ़े हो कि यह गलत है। Yes, sir.
संतुलन हो गई। यस सर। तो जब यह अवस्था बदल देगी तो इसको बदलने के लिए जितनी ऊष्मा आप दोगे वह ऊष्मा कहलाएगी गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा। यस सर। अच्छा, अब इसी तरह दूसरा देखो, ये पात्र है, इसमें देखो ये पानी भरा हुआ है। अब अगर हम इसको ऊष्मा दें तो बोलो ये वेपर में टर्न हो जाएगी। यस सर। और जब ये वेपर में टर्न हो गई तो बोलो इस क्रिया को तुम वाष्प। यस सर। यहाँ भी अवस्था बदल गई। यस सर। तो अब इसके लिए भी तुमने जो ऊष्मा दिया ये भी कौन सी ऊष्मा है? गुप्त ऊष्मा। पहले गुप्त ऊष्मा का फाउंडेशन क्लियर हो गया। यस सर। जब तक कोई वस्तु का अवस्था नहीं बदलेगा तब तक ये पैदा नहीं होगी। तब तक केवल टेम्परेचर बदल रहा है, तब तक वो विशिष्ट ऊष्मा है। यस सर। जैसे ही वो अपनी हुआ, और अगर दोनों घटना एक साथ है तो दोनों ऊष्मा है। यस सर। यानी तब उसका विशिष्ट ऊष्मा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। दोनों ऐड करेंगे तब हो जाके होगी। यस सर। अब इसको अभी बता लेते तो इसी प्रकार बताएंगे जो पिछले दिन सवाल उठाए थे कि बर्फ पिघलने के बाद ठंडी क्यों बढ़ जाती है। यस अब ये धूप देखिए होना शुरू हो गई ना। अब जिस एरिया में बर्फ पड़ी होगी अब वहाँ पिघलेगी। अब पिघलेगी तो सुबह शाम अब आपका हाथ पैर फूटेगा, और दिन में धूप आ जाने से थर्मल रेडिएशन से आपको गर्मी मिलेगी। यस सर। जैसे कि आज मिल रही है। यस सर। अब ये लक्षण शुरू दिखा रहा है कि अब फागुन का मौसम होने वाला है। यस यानी स्प्रिंग सीजन। तो देखिए यस सर। तो अब हम लोग किसे गुप्त ऊष्मा कहेंगे? अब सुन लो, यस किसी भी वस्तु, किसी भी, अभी परिभाषा सूत्र निकाल के भी दूंगा, लेकिन अभी यहाँ देखो, किसी भी वस्तु को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलने के लिए जितना बनी ऊष्मा की जो रखती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यस सर। किसी भी वस्तु को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा का जरूरत होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मोहित सही कौन सी ऊष्मा होगी? वास्तविक ऊष्मा। आप समझ गए ना? तो अब हम परिभाषा किसी एक से दोनों बना सकते हैं। यानी अब तुम्हें ये पता चल गया कि गुप्त ऊष्मा का अर्थ हो गई एक गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है। यस सर। अब चलो देखो, अब हम यहाँ से करें। यस सर। माना एम द्रव्यमान की किसी ठोस को यानी पर करती है। पिंड के द्रव्यमान, पिंड के द्रव्यमान m, सही है। और ये किस प्रकार Q प्रोपोर्शनल टू m, यानी कम द्रव्यमान तो कम ऊष्मा, अधिक Yes. द्रव्यमान अधिक ऊष्मा। अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि सब ऊष्मा जो भी दिया जाएगा वो उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। Yes, sir. वो अपने अंदर से कम जाने दे रहा है या ज्यादा। इसका मतलब हर एक की अपनी अपनी एक स्थिर वैल्यू होगी। Yes, sir. तो अब हम बराबर करेंगे तो स्थिरांक दे देंगे। यस सर। L, अब यहाँ लिख दिया जहाँ L एक स्थिर और इस स्थिरांक का नाम हम लोग यहाँ क्या लिख रहे हैं? यस तो बोलिए L बराबर Q by M। यस यस यस। Q बराबर एल बराबर L बराबर Q by M। अब बोलो परिभाषा बन जाएगी। यस सर। तो परिभाषा से पहले इकाई निकाल लो।
यूनिट। बताओ इन एम के सिस्टम L इज इक्वल टू क्यू बाई एम। बताओ एम के सिस्टम में ऊष्मा को किलो कैलोरी और द्रव्यमान को किलोग्राम, तो किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम और दोनों सीरियस ले लेते हैं। यस समझी गए हो? यस। बोलो इसकी इकाई कैलोरी यस करिए। यस अब परिभाषा फॉर डेरिवेशन चले। बताओ हम जानते हैं कि L इज इक्वल टू Q by M। बोलो बटे के नीचे क्या होगा? नीचे और इकाई होगा। तो यदि पिंड का द्रव्यमान इकाई इकाई किलोग्राम में है, यस तो बोलो L बराबर Q के। यस अब परिभाषा तैयार है? यस 1 किलोग्राम ठोस को 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए इसे गुप्त ऊष्मा कहलाती है। उसे हम गलन गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और अब बोलो 1 किलोग्राम द्रव आ रहा समझ में? भाप में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको वाष्प का गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखो ये कैसे दो यस सर गलन बोलना होगा तो ठोस को द्रव में बदलोगे। यस सर और वाष्पन का कहना होगा तो द्रव को गैस में बदलेंगे। यस सर करना चाहिए। देखो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम या 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। समझ रहे हो इकाई? यस सर ये सीजीएस में है। एम के तो ये तुम्हें सवाल में दे चाहे ना दे तुम्हें याद रखना। यस सर अब इस पर इंडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि अगर बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा हैदनी होती है तो इससे क्या समझते हो? तो जो बच्चे को परिभाषा आ रही है वो खटाक से बता देगा कि सर इससे हम ये समझते हैं कि 1 किलो देखो द्रव्यमान नीचे भी दे रहा है। यस सर 1 किलोग्राम अगर बर्फ को गलाया जाए यानी द्रव में बदला जाए तो बदलने के लिए 80 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो जाहिर 2 किलो का होगा तो डबल हो जाएगा। यस सर 3 किलो पिघलाना है गुना हो जाएगा। 80 गुणे 3। यस सर समझ गए होंगे इसमें सेकंड नहीं करना। यस सर अब आते हैं वाष्पन में। वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है जो गुप्त ऊष्मा है वह होती है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। इसी को बोलोगे एलपीएस में 540 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। सही है? यस सर अब अगर पूछा जाए कि इससे क्या समझते हो तो बताओ वही सेम बात है। यस सर यदि 1 ग्राम पानी लिया जाए तो उसको भाप में बदलने के लिए 40 किलो 40 कैलोरी होगी। यस सर और अगर 1 1 किलो पानी लिया जाए तो 540 किलो कैलोरी का उसका क्या आवश्यकता होगी। हो गया। यस सर इसी तरह विशिष्ट ऊष्मा में भी एक बात बता दें जो तुम्हें याद रखना होगा, सवाल में नहीं देगा। यस सर हमने कहा था कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा है। तो कितनी होती है?
1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अगर एमपीएस में लिखें तो 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। ठीक है? यस सर। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 1 कैलोरी। हाँ, और ये तुम्हें ही याद रखना होगा। ये भी सवाल में नहीं है। तो ऐसी कई अब तक फिजिक्स में बातें बताई गई हैं जो तुम्हें याद रखना पड़ता है, जो सवाल में नहीं है जवाब। यस सर। आपको दिखता है? नो सर। अब जान गए गुप्त ऊष्मा कहाँ है और विशिष्ट ऊष्मा कहाँ है। यस अब हम तुमको एक छोटी सी बात और बताते आज का लेक्चर खत्म करते हैं। यस सर। तुम्हें पता हो गया है कि अगर किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन करना पड़े यस सर। तो इसके लिए आवश्यक ऊष्मा होगी ठीक है। यस सर। और अगर किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन करना पड़े तो इसके लिए आवश्यक ऊष्मा यस सर। अब आओ एक प्रैक्टिकल देखो। एक बालक है जो ठंडे में नहाना चाहता है और नहाने के लिए वो पानी लिया हुआ है और इस पानी का टेम्परेचर है 9 डिग्री सेल्सियस। यस सर। अब वो चाहता है कि हम हाथ से स्नान करें। यस सर। तो बताओ पहले उसको ऊष्मा देना पड़ेगा। यस सर। ऊष्मा देने पर जब ये टेम्परेचर 9 से बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री सेल्सियस। तब ना हाथ में टर्न होगा। यस सर। तो बताओ यहाँ 2 घटना हो रही है कि नहीं? यस सर। एक 9 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 93 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना 91 डिग्री। यस सर। तो इस पूरे काम के लिए उस बच्चे को कितना ऊष्मा देना पड़ेगा? ये 1 mS जल्दी। यस ml। अगर केवल ताप बदला तो बस इतने ऊष्मा चाहिए। अवस्था बदलेगा तो दोनों मिलके जाएंगे। लेकिन जब दोनों काम होगा दोनों मिलके यस सर। और आप यहाँ से देख पा रहे हो गुप्त ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा से कई गुना ज्यादा है। यस सर। यानी सबसे ज्यादा ऊष्मा अवस्था बदलने में खर्च होती है, टेम्परेचर बदलने में नहीं। उसका खर्च नहीं है। यस सर। उसका खर्च बहुत कम है। जैसा कि आपको मैं डाटा से दिखा रहा हूँ। यस सर। वो लोग 1 किलोग्राम पानी लेंगे तो 1 किलो कैलोरी चाहिए उसके ताप बदलने के लिए। यस सर। और 1 किलोग्राम अगर हम बर्फ में पानी लेंगे पानी लेंगे तो 540 किलो कैलोरी चाहिए। 540 यस सर। हुआ कि नहीं? यस सर। इसलिए सबसे ज्यादा ऊष्मा अवस्था बदलाव के लिए चाहिए। यस सर। अब हम इस पर 2 सवाल बताते हैं। पहला जो आपसे कहा था कि बर्फ पड़ते समय ठंडी का अनुभव कम और बर्फ के गलने के बाद ठंडी ज्यादा लगती है क्यों? आइए प्रश्न का जवाब सुनिए। चले यस सर। आइए ये वायुमंडल है ठीक है। यस सर। और इस वायुमंडल में ये देखिए बर्फ पड़ी हुई है। यस सर। और यहाँ आप अपना अपने को कल्पना कर लें कि ये फोटो आप ही का है। यस ये खड़े हैं। यस सर।
और आपको हमने सवाल ये किया है कि जब बर्फ पड़ती है, बर्फ गिरती है, तब ठंडी का अनुभव कम, यानी ठंडी कम अनुभव होता है। यस सर। लेकिन जब बर्फ पिघलती है तब ठंडी का अनुभव ज्यादा होता है, यानी शीतल में ठंडा ज्यादा लगता है। यस सर। क्यों? जैसा मैंने आज कहा कि अब धूप हो रही है, बर्फ पिघलेगी तो आपको ठंडी लगता यस सर। है। शुभ अच्छा। यस सर। यस सर। अब सुनो ऐसा क्यों? देखो बेटा, जब बर्फ गिर रही है तो बताओ, बर्फ बनने में भी उसने टेम्परेचर इसी एटमॉस्फेयर से लिया है। यस सर। और आपको पता है बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाती है। जाहिर है कि वायुमंडल का तापमान 0 गया होगा, यस सर। तभी ना ये बर्फ पड़ी होगी। यस सर। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि बर्फ गलेगी। अब आप वापस, ये 0 डिग्री की बर्फ है। यस सर। बताओ, इसको गलने के लिए यह वायुमंडल से ही उष्मा लेगा। यस सर। और जब ये वायुमंडल से उष्मा लेगा तो ये बर्फ बताओ पिघल कर पानी में बदलेगा। यस सर। बदलेगा ना? यस सर। तो इसको पिघलने के लिए जो उष्मा लेगा वो वायुमंडल से लेगा। यस सर। और तुम्हारे सामने डाटा अभी भी है। यस सर। बताओ, बर्फ को बनने के लिए 80 किलो कैलोरी उष्मा चाहिए। यस सर। देख रहे हो ना? यस सर। और बर्फ को पिघलने के लिए चाहिए 80 किलो कैलोरी। अब बताओ, जैसे ये बर्फ पिघली, वायुमंडल में से इसने 80 डिग्री यानी 80 कैलोरी उष्मा खींचना शुरू कर दिया। यस सर। अब ध्यान रखना, 1 किलोग्राम का बर्फ होगा तब 80 लेगा। यस सर। क्या नेचर में 1 बर्फ 1 किलो का गिरता है? नो सर। पूरा चारों तरफ बर्फबारी होती है। यस सर। बताओ, जितना मास होगा उतना उतना पूरे 80 होगा। यस सर। मान होगा ना होगा 80। और वो उतना पूरे 80 में खींचेगा। यस सर। कहाँ से खींचेगा? तो तो बताओ, अब वायुमंडल का तापमान 0 हो जाएगा कि माइनस में चला जाएगा? माइनस में जाएगा। अब बोलो, टेम्परेचर और गिर गया ना? यस सर। पिघलने के बाद अब बोलो, ठंडी लगेगी कि नहीं? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। इसीलिए ठंडी ज्यादा लगती है। मिल गया जवाब? यस सर। तो हम कैसे जवाब देंगे? ये जवाब देंगे। एक बर्फ के पड़ते समय हमें ठंडी का अनुभव कम रहता है, लेकिन पिघलने के बाद ठंडी इसलिए ज्यादा लगती है क्योंकि बर्फ के पिघलते ही अवस्था में परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तन के लिए वह अपनी गुप्त उष्मा के बराबर उष्मा लेती है। और वह उष्मा वायुमंडल से लेती है। वायुमंडल से उष्मा जाने के कारण वायुमंडल का ताप अचानक बढ़ने जाता है। इसीलिए ठंडी ज्यादा लगती है। कितने लोग को आ गया? दूसरा सवाल सुनिए। यस सर। उस समय भी यही छिपा हुआ है। अब अपना दिमाग लगाइए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अगर पानी से जले, जैसे 100 डिग्री पर पानी गर्म है, यस सर। और किसी के देह पर फेंक दो, यस सर। जाहिर है कि वो जलेगा तो कष्ट होगा ही। यस सर। लेकिन अगर हम उसके शरीर पर 100 डिग्री पानी न फेंक के 100 डिग्री का भाप फेंक देंगे, देखिएगा वो आदमी को जलने नहीं होगा। रोटी अच्छा। कभी रोटी बनाई हो घर में? यस। रोटी का जब सीखी होगी रोटी बनाना, तो देखना रोटी जब फूलती है और अचानक फूट जाए तो देखना हाथ में लगते ही पूरा छाला फट जाएगा। यस सर। आप 2 दिन तक परेशान रहोगे। यस सर। जलने के बाद फूल डांस आ जाएगा, मान नाचने लगोगे और व्याकुल हो जाओगे। यस सर। तो अब तुम लोग इस बात को समझो। इसका मतलब है
कि 100 डिग्री के जल से हम अगर जल गए तो तकलीफ कम हो रही है। यस सर। लेकिन अगर हम 100 डिग्री के ही भाप से जल गए तकलीफ तकलीफ जानते हो क्यों? कहो क्यों? बताओ तुम्हारे शरीर का तापमान, ये देखो ये शरीर का तापमान और इस पर भाप फेंका गया है। यस सर। भाप का टेम्परेचर 100 डिग्री। लेकिन तुमने देखा होगा कि जैसे कि तुमको मैंने अभी बताया कि चावल दाल पक रहा है, उसका ढक्कन उठाओ, उठाते ही देखना वो चूने लगेगा, यानी पानी में टर्न हो जाएगा। वैसे ही जब भाप तुम्हारे शरीर में आएगी तो शरीर पर पड़ते ही वो भाप पानी में बदल जाएगा, और पानी में बदलेगा तो बोलो बदलने के लिए उसे ठंडा होना चाहिए, और वो टेम्परेचर बताओ तुम्हारे शरीर से लेगा, और जब लेगा तो बोलो गुप्त उष्मा रिलीज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी मैं चित्र में बिठा दिया, Q बराबर ms डेल्टा T और m यानी जब तुम्हारे शरीर पर फेंका जाएगा, पहले देखो 100 डिग्री के पानी को समझो। जब 100 डिग्री के पानी को फेंका जाएगा तब तुम्हारे शरीर को उष्मा खाली ms डेल्टा T मिलेगी, जो गुप्त उष्मा से काफी कम है। इसीलिए जलोगे, कष्ट कम होगा। लेकिन जैसे ही तुम भाप को फेंकोगे टेम्परेचर भी गिरेगा और अवस्था भी गिरेगी। अतः और वो भाप तुमको ms डेल्टा T प्लस MEL यानी ये दोनों उष्मा रिलीज करेगी, और जब रिलीज करेगी तो ये उष्मा ज्यादा है, इसीलिए जलन का अनुभव ज्यादा होगा, इसीलिए भाप से जलने पर कष्ट ज्यादा होगा। मिल गया जवाब? समझ आ रहा है कैसे? फिर से शुरुआत करें। जब हम पानी को शरीर पर फेंकते हैं तो केवल टेम्परेचर बदलता है, अवस्था नहीं बदलती। अतः हमारे शरीर को, यानी जिस शरीर पर फेंका गया है, उसको केवल ms डेल्टा T के बराबर उष्मा प्राप्त होती है। लेकिन जब हम भाप को फेंकते हैं तो भाप को फेंकने पर टेम्परेचर बदलने के साथ इसलिए उसे ms डेल्टा T और ये दोनं उष्मा मिलती है। अतः उष्मा ज्यादा मात्रा में मिलने से उसको जलन का अनुभव ज्यादा होगा। अब समझ आ गया? कंफर्म हो गया? ये दोनों सवाल समझ में आ गए? जलने के बाद ठंडी काहे पड़ जाती है? और 100 डिग्री के भाप से अगर जल रहे हो तो जल से ज्यादा कष्टकारी है। कंफर्म हो गया? आज का लेक्चर यहाँ समाप्त हो गया। आज के लेक्चर